नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो है आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने जो पिछला जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध और जो मतलब कि जनजातीय विद्रोह, इसके बाद में जो जन विद्रोह हुए थे और जो कृषक विद्रोह हुए थे। तो इसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। जो प्रमुख विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने। और इस कड़ी में हम लोगों ने जो जन विद्रोह था और जो जनजातीय विद्रोह था, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने जो तीसरा कैटेगरी बनाया था, जो आपको बताया था हमने, उसका नाम था किसान आंदोलन या कृषक विद्रोह। ठीक है, तो आज का हम लोग का यही मेन टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह, कृषक विद्रोह। और दूसरा चीज इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। ठीक, तो किसान आंदोलन और कृषक विद्रोह ये मुख्य रूप से हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, और इसमें हम लोग समझेंगे जो प्रमुख विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों के द्वारा, तो उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि वो विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रभावी रहे थे। इसके बाद में उन विद्रोहों का किसने नेतृत्व किया था और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आखिर हमको ये समझना होगा कि आखिर ये विद्रोह हुए क्यों थे। ठीक है, कि जो विद्रोह हुए तो उसका मुख्य कारण क्या रहा था। और इस कड़ी में अगर हम लोग देखें तो सबसे जो कॉमन जो रीजन मिलता है हर एक विद्रोह का, वो उसमें सबसे कॉमन चीज मिलेगा कर प्रणाली। अंग्रेजों की जो कर प्रणाली थी वो सबसे प्रमुख वजह रही थी किसान आंदोलन का, या किसान जो कृषक विद्रोह हुए थे उसका कारण रहा था। इसमें हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार की कर प्रणालियों को भारत में लागू किया था। हालांकि एक और था जो सबसे पहले पहले लागू किया गया था बंगाल के क्षेत्र में। हमने आपको बताया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चलते हैं। 1757 की घटना है। इस समय एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से, प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध जो है हमने आपको बताया था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था अंग्रेजों के बीच और जो उस समय बंगाल के जो तत्कालीन नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो आप जा करके और प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे जितने भी वीडियोज हमने अपलोड किए हैं उनका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। वहां से आप जा करके और हर एक प्लेलिस्ट को जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। हमने आधुनिक भारत का पूरा अभी तक का वीडियो उसमें अपलोड किया है टॉपिक वाइज, उसको आप वहां से जा करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो चलिए आज का कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में हमने आपको बताया कि सिराजुद्दौला पराजित हो गए। और इनके पराजय के बाद में जो है यहीं से मुख्य रूप से माना जाता है कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो गई। और भारत में जो अंग्रेज आए थे एक कंपनी के रूप में, एक व्यापार करने के लिए कंपनी के रूप में आए थे, वो यहाँ पे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगे। दूसरा एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं, ये 1764 की बात है। ये बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में आप लोगों को हमने बताया था कि ये वाला जो युद्ध हुआ था प्लासी, तो ये तो एक तरह से मैच फिक्सिंग था। इसमें मैक्सिमम जो लोग थे, जो सिराजुद्दौला के जो दरबारी लोग जो थे, जो उसके सेनापति थे, वो भी मिले हुए थे अंग्रेजों से। तो एक तरह से ये विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हारा था।
लेकिन इस युद्ध में तीन तीन भारतीय राजा थे जो कि उस समय की प्रमुख रियासतें जो थी वहां के राजा थे। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, इसके बाद में दिल्ली के खुद बादशाह थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद में जो तीसरे थे उनका नाम था मीर कासिम, जो कि यहाँ आपके बंगाल के भगोड़े नवाब थे। बंगाल में वो एक तरह से मतलब नवाब बने थे, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने अपनी नीतियां बनानी शुरू की थी, उसके कारण उनको वहां से निर्वासित कर दिया गया था। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन तीन नवाब जो थे, प्रमुख नवाब जो थे तीन, तो वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे बक्सर के युद्ध में। लेकिन फिर भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ही जीत गए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो इस युद्ध में नेतृत्व किया था अंग्रेजों का, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में भी विजय प्राप्त कर ली। और इस विजय के बाद में हमने आपको बताया था कि 1765 आया, और 1765 में एक संधि हुई थी जिसको हम लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। इलाहाबाद की संधि जो है वो अंग्रेजों के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हुई थी, और इस संधि के द्वारा उनको ऐसे ऐसे पावर मिले जिसके कारण वो भारत में अपनी स्थिति नित्य प्रतिदिन जो है वो मजबूत करते चले गए। चलिए समझते हैं। आपको हमने बताया था कि इलाहाबाद की संधि जो है, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीन क्षेत्रों की दीवानी अधिकार को प्राप्त कर लिए थे। मतलब ये कि कर वसूलने का अधिकार जो है उन्होंने यहां से इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त कर लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, समझिए कहां कहां का। तो पहला आपका हो गया बंगाल, इसके बाद हो गया आपका बिहार, और तीसरा हो गया उड़ीसा। और इन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार जब अंग्रेजों को प्राप्त हुए, तो उसके बाद में अब मुख्य रूप से उनकी अब सबसे बड़ी चिंता यह हो गई थी कि आखिर कर की वसूली कैसे की जाए। अब डायरेक्ट हम जाके मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, तो आखिर कैसे वसूली किया जाए। तो उस स्थिति में इन्होंने इन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की कर प्रणाली लागू की थी जिसको हम लोग जानते हैं इजारेदारी प्रथा के नाम से। हालांकि इजारेदारी प्रथा जो है ये मुर्शीद कुली खान ने ही चालू किया था। इसका अगर इजारेदारी प्रथा का भारत में शुरुआत की अगर बात करें तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किए थे मुर्शीद कुली खां, ठीक है, जो कि बंगाल के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को शुरू किया था जब अंग्रेजों के हाथ में जब कर वसूलने का अधिकार आया, जब दीवानी अधिकार उनको मिला, तो उन्होंने इसी सिस्टम को अपनाया और सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में और उड़ीसा के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चला और बंगाल के एक गवर्नर बन के आए थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था लागू किया जिसको हम लोग जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त के नाम से। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त या इसी को हम लोग जानते हैं जमींदारी प्रथा के नाम से। स्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की अगर बात करें तो इसमें सीधा सा मतलब था कि एक जमींदार जो है, जमींदार नियुक्त होता था हर एक इलाके में, हर एक क्षेत्र में एक जमींदार की नियुक्ति की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। आमतौर पे जो पहले से जो जमींदार वहां पे जमींदार वर्ग था उसी को ये कार्य दिया गया था। ये लोग अपना यहाँ से कर वसूली करते थे और वसूली करके और उसके बाद में खजाना में, जो सरकारी खजाना था, वहां पे पहुंचा देते थे। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल बनाया हुआ वीडियो, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इस प्रथा में क्या हुआ, इन दोनों में, इजारेदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा में, इजारेदारी प्रथा में ठेकेदार की नियुक्ति होती थी, इजारेदारी प्रथा में ठेकेदार की नियुक्ति होती थी और यही ठेकेदार जो है इनको इजारेदार भी कहा जाता था, और जमींदारी प्रथा में जमींदार की नियुक्ति होती थी। इन दोनों सिस्टम में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो किसानों को होता था, क्योंकि ये जो है इनका अंग्रेजों से एक डील होता था कि जी हम आपको इतना जो है अनाज वसूल करके और दे देंगे, ठीक है। ये अपना डील किए थे कि इतना हम आपको अनाज जो है एक निश्चित
जो है कर का रकम तय कर दिया जाता था कि इतना जो है आपको ला करके दे देना है। ये लोग इस स्थिति में अपनी भी जो है वहां पे थोड़ा सा अपना भी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में लग जाते थे और ये किसानों का लगातार शोषण करने लगे, अपने फायदे के लिए भी ये किसानों का शोषण करने लगे। तो पहला तो चीज ये हो गया कि जमींदार और ठेकेदारों का शोषण बंगाल के क्षेत्र की अगर बात करें, और इसी के कारण सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए थे, सबसे ज्यादा जो कृषक विद्रोह हुए थे, उसमें से सबसे ज्यादा जो विद्रोह देखने को मिले वो बंगाल के क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पाबना विद्रोह हम लोग देखेंगे बंगाल के क्षेत्र में मिलेगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पागलपंथी विद्रोह, तो ये भी बंगाल के क्षेत्र में मिलेगा। नील विद्रोह देखेंगे, ये भी आपका बंगाल के क्षेत्र में मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी विद्रोह हुए वो मैक्सिमम जो है वो बंगाल के क्षेत्र में ही हुए थे। तो सबसे पहला जो कारण रहा इन विद्रोहों का वो तो हो गया कि जमींदारों और जो इजारेदार जो थे इनके द्वारा शोषण। इस स्थिति में अगला जो था वो था कि देखिए, कर वसूली तो अंग्रेजी सरकार कर रही थी, अंग्रेज कर वसूली तो कर रहे थे, लेकिन जो भू राजस्व था उसको वसूली करने के बाद में उस भू राजस्व को किसानों की स्थिति को सुधारने में या उपज को बढ़ाने के लिए जो है कृषि उपकरणों को उन्नत बनाने में उन्होंने इस रकम को खर्च नहीं किया। यानी कि जो भी रकम किसानों से कर के रूप में लिया जाता था उससे ना तो कृषि को बढ़ावा दिया जाता था और ना ही किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता था और ना ही उपज को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। वो सारे के सारे जो पैसे थे वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने व्यापारिक कार्यों में खर्च कर देती थी, जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो इन क्षेत्रों में निरंतर अकाल पड़ने लगे, भूमि में उपज की क्षमता कम होती चली गई। और अकाल पड़ने के कारण क्या होता था कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अकाल पड़ने लगे, और जब अकाल पड़ते थे तो उस स्थिति में जिस साल अकाल पड़ा वहां से उस साल अब किसान कहां से कर देगा, लेकिन उस स्थिति में भी किसान पे प्रेशर बनाया जाता था, जबरन वहां से जो है किसानों से कर वसूली की जाती थी। मजबूरन जो किसान होते थे वो महाजनों की शरण लेते थे। किसान किसकी शरण लेते थे? तो महाजन की। महाजन एक ऐसा वर्ग था जो ग्रामीण परिवेश में एक बैंक का कार्य करता था। ठीक है, किसान अपनी खेती के लिए इनसे कर्ज लेते थे। महाजनों से किसान क्या करते थे? कर्ज लेते थे, और महाजन जो है काफी उच्च ब्याज दर पे किसानों को कर्ज उपलब्ध कराते थे। बदले में ये अपने जमीन जो है, अपनी जमीन और जो खेत था, तो जमीन और खेत को किसान महाजनों के पास में गिरवी रख देते थे। ठीक है, किसान जो है महाजनों के पास में जमीन और खेत जो है उसके कागजात गिरवी रखते थे, और जब यही किसान, चूंकि इनकी स्थिति किसानों की निरंतर खराब होती जा रही थी, तो ये कर्ज अब वापस कहां से करेंगे? उस स्थिति में जो जमीन होता था उस जमीन के वास्तविक मालिक महाजन या साहूकार बन बैठते थे। इस तरह से किसानों की जमीन भी छीन जाती थी और उनके ऊपर जो है अपनी जीविका चलाने के लिए एक ही उपाय बचता था कि वो इन महाजनों के पास में बेगारी करें। ठीक है, इस तरह से ये एक तरह से मजदूर बन जाते थे। ठीक है, ये जा करके और इनके पास में मजदूरी करने के लिए खेतीहर मजदूर बन जाते थे और इनके पास जा करके मजदूरी करते थे इनके खेतों में। मतलब कि किसानों का ही खेत वो कर्ज के बदले में महाजन ले लिए और उन्हीं खेतों में अब ये किसान क्या करते थे? तो जा करके और मजदूरी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ये स्थिति आ गई थी। तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति जो है वो अंग्रेजी शासन में नित्य प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ये दूसरा रीजन रहा। तीसरा चीज अगर हम लोग देखें तो बंगाल के क्षेत्र में एक व्यवस्था मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब अंग्रेज जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र था, तो ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ, तो ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ तो उस स्थिति में ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण भारत को एक तरह से कच्चा माल का निर्यातक देश भी बना दिया गया था। हमने जो पिछला जो वीडियो बनाया था आर्थिक नीतियां, तो उसमें आप लोग को बताया भी था कि अंग्रेज भारत को एक तरह से कच्चे माल का निर्यातक,
ठीक है, और तैयार माल के आयातक या बाजार के रूप में भारत को उपयोग करने लगे थे, अपना उपनिवेश बना चुके थे। समझने वाली बात यह है कि जब भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश के रूप में उपयोग किया जाने लगा, जब भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में उपयोग किया जाने लगा, तो उस स्थिति में अंग्रेज जो है ये जबरन भारत में जो है व्यापारिक फसल उगाने के लिए किसानों को जबरन मतलब जो है किसानों से खेती करवाने लगे व्यापारिक फसलों का। और इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि जैसे नील की खेती जो है, इसके लिए विद्रोह भी हुआ था जिसे हम लोग नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नील की खेती से ही संबंधित एक और विद्रोह था जो बिहार में हुआ था, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये विद्रोह हुए थे, यानी कि जो व्यापारिक फसलें थी, तो व्यापारिक फसल जो है वो भी यहाँ पे जबरन उगवाए गए, और इनसे जो है इन फसलों के उगाने के कारण मिट्टी की उर्वरता जो है ये भी दिन प्रतिदिन खत्म होते चली जाती थी। तो ये भी एक रीजन रहा, किसान इन फसलों को उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरन किसानों से इन फसलों की खेती करवाई जाती थी। इसके अलावा कुछ व्यापारिक फसल किसान अपनी मर्जी से उगाते थे, जैसे कपास वगैरह हो गया, कपास। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में, अब देखिए क्या है कि हमेशा तो डिमांड रहेगा नहीं, और जब डिमांड नहीं रहता है तो उस स्थिति में किसी भी चीज की मूल्य जो है वो कम हो जाती है। कभी कभार क्या होता था कि कपास जो है, कपास का मूल्य में कमी आ जाता था, लेकिन उस स्थिति में भी लगान की दर में कमी नहीं की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा था जिसके कारण कि किसानों को विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो मुख्य रूप से कारण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे किसानों के द्वारा, और उनको समझने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला जो हम लोग विद्रोह देखने वाले हैं, उस विद्रोह का नाम है नील विद्रोह। नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह की अगर बात करें तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण था, तो जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों ने भारत में जबरन व्यापारिक फसलों की खेती करवाई थी, तो ये मुख्य रूप से यहां पे कारण रहा। मतलब जो नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों से जबरन अपने खेतों में नील की खेती करवाई जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारी थे वो भारत में किसानों को जो है कर्ज दे देते थे, और उस कर्ज के बदले में उनसे ये खेती करवाते थे, ठीक है, नील की खेती, जिसके कारण कि खेतों की उर्वरता भी समाप्त होते चली जाती थी, और दिन प्रतिदिन इससे किसान इस मतलब कि कर्ज से उबर नहीं पाते थे, और उनको लगातार नील की खेती करनी पड़ती थी। इस स्थिति में किसानों में अंग्रेजों के विरुद्ध काफी ज्यादा जो है वो असंतोष व्याप्त हो गया, और इसी असंतोष का फायदा उठाया था दो व्यक्तियों ने, जिनका नाम था, एक व्यक्ति थे जो मतलब कि नेतृत्व किए थे। तो एक थे इसमें दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था दिगंबर विश्वास, और दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। इन्होंने क्या किया कि इन क्षेत्रों में किसानों को संगठित किया। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो है ये बंगाल में रहा था, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। इन्होंने क्या किया कि किसानों को संगठित किया, जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, तो उन किसानों को इन्होंने संगठित किया, और संगठित करने के बाद में इन्होंने बंगाल का ही एक जगह है जिसका नाम है गोविंदपुर। गोविंदपुर, तो गोविंदपुर जो जगह है वहां पे सितंबर, ठीक है, सितंबर 1859 ईस्वी में,
सितंबर 1859 ईस्वी में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने सभी किसानों को संगठित करके और यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखें तो इस विद्रोह से संबंधित अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो तथ्य था वो अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा विद्रोह था कि इसमें जो प्रेस थे, ठीक है, प्रेस, इसके बाद में जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां, प्रेस, और उसके बाद में जो छोटे जमींदार और महाजन जो लोग थे उन लोगों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया, जिसके कारण ये विद्रोह काफी तीव्रता से फैला। और देखते ही देखते ये विद्रोह जो है वो ढाका, खुलना, इसके बाद में पाबना, ये सब बंगाल के ही क्षेत्र हैं, ढाका, खुलना, पाबना, इसके बाद में मालदा आपका हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में ये विद्रोह जो है वो तेजी से एकदम फैलता चला गया। ठीक है। और काफी ज्यादा जब इस विद्रोह का स्वरूप काफी व्यापक हो गया तो उस स्थिति में जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने अंततः नवंबर 1860 ईस्वी में, नवंबर 1860 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था नील आयोग। ठीक है। तो नील आयोग के गठन के द्वारा इन्होंने किसानों को समझाया और उनको ये मतलब संतावना दिया गया कि हम आपके साथ जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे, उनकी जांच कराएंगे। उसके बाद में ये विद्रोह शांत हुआ। ठीक है। इस विद्रोह से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह का वर्णन एक नाटक लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम था नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण। तो जो नील दर्पण नाटक लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो नील दर्पण नाटक में इस विद्रोह का वर्णन किया गया है, मतलब इस विद्रोह पे ही आधारित ये नाटक हुआ था। उसके बाद में अगला चीज हम आपको बता दें तो इस विद्रोह का समर्थन एक प्रेस ने किया था। ठीक है, एक प्रेस, यहाँ पे हमने बताया कि प्रेस ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। और इस विद्रोह का जो सबसे ज्यादा समर्थन जिस प्रेस ने किया था, जिस समाचार पत्र ने किया था, उस पत्र का नाम था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट इस समाचार पत्र का नाम था। आपसे पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह का समर्थन सबसे ज्यादा किस समाचार पत्र ने किया था, तो वो था हिंदू पैट्रियाट। और इस समाचार पत्र के अगर प्रकाशक की बात करें, संपादक की बात करें, तो उनका नाम था हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मुखर्जी इनका नाम था। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये प्रमुख तथ्य थे जो हम लोगों ने नील विद्रोह के बारे में देखा। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। कारण क्या था, तो नील की खेती जबरन करवाई जा रही थी, इसके विरोध में किया गया था। हालांकि और जो जमींदार जो लोग थे उनके खिलाफ भी ये हुआ था, लेकिन मुख्य जो वजह था वो ये था। अगली चीज, इसका प्रारंभ कहां से हुआ था नील विद्रोह का, तो ये गोविंदपुर से शुरू हुआ। गोविंदपुर नादिया जो है, नादिया जिले का एक परगना है, वहां से ये विद्रोह शुरू हुआ था सितंबर 1859 में। और 1860 आते आते ये विद्रोह जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इस विद्रोह के नेतृत्व जो है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विद्रोह को, ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें प्रेस, मिशनरी जो है, जो कि ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया था। इसके बाद में जो छोटे जो महाजन लोग थे और जो छोटे जमींदार लोग थे, तो उन्होंने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूछा जाएगा, ये सबसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह का वर्णन किस नाटक में किया गया था, तो वो नील दर्पण में किया गया था। या आपसे ये पूछेगा कि नील दर्पण जो है वो किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये
नील विद्रोह से संबंधित है। और नील दर्पण जो नाटक लिखा गया उसके लेखक कौन थे? तो वो थे, नाटककार थे दीनबंधु मित्र। ठीक है। इसके बाद में इस विद्रोह को एक समाचार पत्र का भी प्रमुख रूप से जो है समर्थन मिला था, और उस समाचार पत्र का नाम था हिंदू पैट्रियाट, जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। चलिए, तो ये जो है हम लोगों ने अभी पहला विद्रोह देखा। दूसरा जो एक प्रमुख विद्रोह हुआ था वो भी बंगाल के ही क्षेत्र में हुआ था। उस विद्रोह का नाम था पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह जो है ये आपका, इस विद्रोह की अगर बात करें तो ये 1873 से लेकर के और 1876 तक चला था। ये विद्रोह भी, चूंकि आपको हमने बताया कि पाबना यहाँ पे लिखा है ना, पाबना कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। यानी कि इस विद्रोह का भी जो क्षेत्र है वो कहाँ था? तो बंगाल। तो आपसे पूछे कि पाबना विद्रोह किस कहाँ पे हुआ था? तो वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। बंगाल का एक उस यूसुफ शाही जगह है, यूसुफ शाही परगना, पाबना जिले का यूसुफ शाही परगना। यूसुफ शाही परगना है, यही यूसुफ शाही परगना में, जो कि पाबना जिले में पड़ता है। तो यूसुफ शाही परगना में यह विद्रोह हुआ था। सबसे प्रमुख चीज अगर हम लोग देखें कि कारण क्या रहा था, कारण आपसे पूछ सकता है। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण था जमींदारों का अत्याचार। आपको मैक्सिमम जो भी विद्रोह मिलेंगे, जो भी कृषक विद्रोह मिलेंगे, उसमें सबसे जो प्रमुख कारण मिलेगा वो मिलेगा कि जो मतलब जमींदारों का अत्याचार था, वो सबसे प्रमुख कारण के रूप में आपको मिलेगा। हर एक विद्रोह में जमींदार जो है वो एक कारण के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो इस विद्रोह का भी जो कारण था वो था जमींदारों के बढ़ते हुए अत्याचार, उसके बाद में महाजनों के अत्याचार थे, जिसके कारण जो है पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक संघ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था किसान संघ। और इसी किसान संघ के द्वारा जो है, इसी किसान संघ के द्वारा आगे चल के और इस विद्रोह को शुरू किया गया। ठीक है। और इस विद्रोह में जो है, इस विद्रोह की सबसे बड़ी खासियत की अगर बात करें तो ये था कि इस विद्रोह में जो टारगेट बनाया गया था वो अंग्रेजी सत्ता को न बना करके, और मुख्य रूप से ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ जमींदार और जो महाजन थे उनको बनाया गया था। इनका कहना था कि जो यहाँ पे जो किसान थे, इन किसानों का कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते थे। ठीक है। इन किसानों का एक नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है। यानी कि हमको किसी भी तरह से जो है वो किसी भी प्रकार का जमींदार के अंतर्गत हमको नहीं रहना है, किसी ठेकेदार के अंतर्गत नहीं रहना है। क्योंकि मैंने बताया ना कि बंगाल के क्षेत्र में, इससे पहले हमने तुरंत आपको बताया था कि बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुख्य रूप से जमींदारी प्रथा, जो कर व्यवस्था थी वो लागू की गई थी। और इनका जमींदारी प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था कि हमको जमींदारों के अंतर्गत न रह करके और डायरेक्ट महारानी के अधीन रहना है। ठीक है। यानी कि बिचौलियों का यहाँ पे हमको कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट महारानी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये इनका मुख्य रूप से स्लोगन था। अगली चीज हम आपको बताएं कि आखिर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस विद्रोह के अगर नेता की बात करें तो सबसे पहले जो थे उनका नाम था ईशान चंद्र। ईशान चंद्र राय। इसके बाद में एक थे केशव चंद्र राय, और तीसरे थे शंभुनाथ पाल। तो इस तरह से ये तीन नेता थे जिन्होंने पाबना विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल के किस जिले में? तो पाबना जिले में, और यूसुफ शाही परगना में हुआ था। अगली चीज कि इसमें जो है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो संघ की स्थापना की गई थी, ये संघ 1873 में बनाया गया था। यहाँ पे ये संघ जो है ये कब बनाया गया था? तो 1873 में। और इस संघ के स्थापना के साथ ही ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ हो गया था। अगली चीज, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और उसके बाद में शंभुनाथ पाल। इन तीन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसमें किसको टारगेट किया गया था? तो अंग्रेजी सत्ता को टारगेट न करके, और इस विद्रोह में जमींदारों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया था। तो चलिए, ये प्रमुख बातें थी
जो हम लोगों ने पाबना विद्रोह और नील विद्रोह के बारे में देखा। चलिए, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगला जो विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह की अगर बात करें तो वो था दक्कन विद्रोह। ठीक है, दक्कन विद्रोह। दक्कन की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का जो बेल्ट है उधर के एरिया को ही हम लोग दक्कन के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह की अगर बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो था जो महाराष्ट्र का जो पूना और अहमदनगर के बीच का जो एरिया है उस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, यानी कि इस विद्रोह के अगर क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र कौन सा था, तो महाराष्ट्र था। यानी कि आपसे पूछेगा कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र के मुख्य रूप से दो जो जगह थे वहां पे हुआ था। इसमें से एक था पुणे और दूसरा था अहमदनगर। पुणे और अहमदनगर के बीच का जो क्षेत्र था उन्हीं क्षेत्रों में दक्कन विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से फला फूला था। कारण ये था, आपको बता दें कि यहाँ पे अंग्रेजों ने एक विशेष प्रकार की कर व्यवस्था लागू किया था जिसका नाम था रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा या रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। यानी कि इसमें भूमि का मालिक जो है वो किसान को बना दिया जाता था। लेकिन चूंकि कर की जो दर थी वो काफी ज्यादा थी, इसमें कर की जो दर होती थी वो क्या होती थी, तो काफी ज्यादा होती थी, जिसके कारण किसान जो है मजबूरन महाजनों की शरण में जाते थे, महाजन की शरण में। ठीक है, किसान जो है कर चुकाने में असमर्थ हो जाते थे और उस स्थिति में ये खेती करने के लिए, देखिए समझिए पहले कंडीशन को क्या होता था। किसान क्या करते थे कि किसान खेती करने के लिए महाजनों से कर्ज लेते थे और कभी महाजनों से कर्ज लेते थे और कर्ज लेने के बाद में ये खेती करते थे। ठीक है, और इनके उपज का मैक्सिमम जो भाग था वो अंग्रेज जो है वो कर के रूप में ले लेते थे। इनके पास कभी कभी तो कुछ भी नहीं बचता था और उस स्थिति में इनके द्वारा जो भी चीज गिरवी रखे जाते थे महाजनों के पास वो छुड़ाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता था और अंततः ये महाजनों के पास एक तरह से जो है वो मजदूर की भांति काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे, विवश हो जाते थे। उस स्थिति में यहाँ पे जो किसान थे तो किसानों के मन में एक ही भावना पनप रही थी कि किसी भी तरह से महाजनों के अत्याचार से छुटकारा पाया जाए। तो महाजनों के अत्याचार से भाई छुटकारा पाया कैसे जाएगा, तो उस स्थिति में एक चीज था। देखिए, जब महाजन इनको कर्ज देते थे तो इनके द्वारा महाजनों के पास में कोई चीज गिरवी रखी जाती थी और गिरवी रखे हुए चीज के लिए एक इकरारनामा तैयार किया जाता था। इकरारनामा तैयार किया जाता था और यही इकरारनामा में वो हर एक चीज जो है वो लिखा रहता था कि आप कब कर्ज चुकाइएगा तो हम आपका क्या क्या गिरवी रखे हैं और वो चीज हम आपको वापस करेंगे, ये इसमें लिखा होता था। यानी कि अगर किसानों को अपनी स्थिति सुधारनी थी, महाजनों से छुटकारा पाना था, उनके अत्याचार से छुटकारा पाना था, तो उस स्थिति में इनके पास एक ही ऑप्शन था कि इस इकरारनामा को किसी भी तरह से नष्ट किया जाए। और इसी के लिए किसानों ने अपने आप को संगठित किया और संगठित करके इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद में इनका जो मेन टारगेट जो था, यहाँ पे अगर देखें तो जो मेन जो इनका टारगेट था वो था कि किसी भी तरह से महाजनों को लूटना है और उनके पास में जो हमारे द्वारा जो इकरारनामा जो दिया गया है उसको नष्ट कर देना है। क्योंकि इकरारनामा ही जब इनके पास नहीं रहेगा तो ये हमसे मतलब किसी भी तरह से हमारे ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे, हम अपने भूभाग को, अपनी जमीन को वापस ले पाएंगे। तो ये मुख्य रूप से हुआ और इन किसानों ने महाजनों पे लगातार धावा बोला और धावा बोल करके और उनके इकरारनामा वगैरह को जो भी कागजात थे उनको, दस्तावेजों को इन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद में इस विद्रोह में सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी सुंदरता ये कही जाएगी इस विद्रोह की कि इस विद्रोह में महाजनों का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। महाजनों की जो दुकानें थी
तो उन दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया गया। इसके बाद में जो भी वहां पे जो मजदूर लोग थे जो कि महाजनों के खेतों में काम करते थे, उन मजदूरों को भी प्रेरित किया गया, उनसे अपील की गई कि आप महाजनों के खेतों में जाकर के और काम न करें। ठीक है, तो ये इनके विद्रोह का जो है तरीका था, जो कि एक तरह से अच्छा ही था। इसके बाद में अगर देखें तो जो भी उधर जो मतलब कि जो नाई धोबी ये लोग जो थे, उनसे भी कहा गया कि आप महाजनों का कोई भी काम ना करें। ठीक है, जिसके कारण आगे चल के काफी स्थिति खराब होने के बाद में आगे चल के हम लोग देखें तो 1879 ईस्वी में ये विद्रोह तो ऐसे मतलब कोई ज्यादा नहीं, एक साल चला था। 1800 जो है 1874 से लेकर के 75 तक ये चला था। लेकिन 1879 में इनकी समस्याओं को देखते हुए, मतलब व्यापक तौर पे इस समय चला था लेकिन फिर भी छिटपुट चलता ही रहता था। 1879 में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम लागू किया गया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया था। ठीक है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से जो महाजन लोग थे, तो महाजनों के अधिकारों को सीमित किया गया। प्लस में ये किसानों को एक सहूलियत दी गई कि अगर कोई किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहता है तो उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सब प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने दक्कन विद्रोह के बारे में देखा। प्रमुख जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहली चीज कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। यही आपसे मेन प्रश्न बनेगा, किसके विरोध में हुआ था, तो ये महाजनों के विरोध में हुआ था। क्योंकि आमतौर पे जो विद्रोह हम आपको दिखाए अभी तक, वो टोटल के टोटल जो है उसमें जमींदार एक मेन फैक्टर के रूप में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके विरोध में हुआ था, तो ये महाजन के विरोध में हुआ था। यहाँ पे कोई जमींदार की भूमिका नहीं थी, यहाँ पे कोई जमींदार होते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें किसान का कनेक्शन किसके साथ होता था, तो ब्रिटिश शासन के साथ किसानों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, जिसके कारण यहाँ पे जमींदार की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए ये विद्रोह जो हुआ था दक्कन विद्रोह, वो किसके विरुद्ध हुआ था, तो महाजन के विरुद्ध हुआ था। इसमें जमींदार को नहीं रखा जाएगा। चलिए अगला जो विद्रोह था उसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग जानते हैं पागलपंथी के नाम से, पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये आपका 1825 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और इस विद्रोह की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है, इस विद्रोह का क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र कहां था, तो ये बंगाल में था। और बंगाल में इन्होंने, अगर बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में पागलपंथी संप्रदाय के जो लोग थे, ये एक तरह से मुस्लिमों का एक संप्रदाय था। मुस्लिमों के द्वारा मुख्य रूप से ये विद्रोह जो है वो किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है अगर हम देखें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था करम शाह। ठीक है, तो करम शाह और इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था टीपू शाह। तो टीपू शाह और करम शाह जो हैं, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस विद्रोह का कारण अगर हम लोग देखें तो कारण ये था कि जमींदारों के अत्याचार बंगाल के क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध ही ये विद्रोह जो है वो किया गया था। यहां से आपका 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको बता दे रहे हैं। पहला चीज कि पागलपंथी विद्रोह कब, तो 1825 में मुख्य रूप से शुरू हुआ था। डेट तो नहीं है पूछेगा, फिर भी याद कर लीजिए। उसके बाद में पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। ठीक है, किसने इसका नेतृत्व किया था, तो करम शाह और टीपू शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये प्रमुख प्रश्न थे जो कि पागलपंथी विद्रोह से पूछे जाएंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ उसको हम लोग जानते हैं मोपला विद्रोह के नाम से, मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह की अगर बात करें, मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र जो है
मोपला विद्रोह जो है ये सबसे पहले आपको बता दें 1836 के लगभग में ये विद्रोह हुआ था। और इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो है ये था केरल। ठीक है, केरल में ये विद्रोह मुख्य रूप से हुआ था। मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी खासियत की बात करें तो इसमें जो जमींदार वर्ग जो था, ठीक है, इसमें जो जमींदार वर्ग जो था और जो किसान वर्ग था, इन दोनों के धर्मों में अंतर था। आमतौर पे जो विद्रोह इधर का हम लोग देखें तो इसमें धर्म जो है उसमें कोई ज्यादा भेदभाव नहीं था। इसमें डायरेक्ट इसमें सारे समुदाय के लोग जो है वो शामिल होते थे विद्रोह में। लेकिन इस विद्रोह की खासियत ये थी कि इसमें जो किसान थे, तो इसमें किसान जो थे ये अरबी मुसलमान थे। अरबी मुसलमान थे। यहाँ पे अरबी मुसलमान जो थे ये किसान के रूप में थे। और अगर जमींदार की बात करें तो जमींदार वर्ग के रूप में यहाँ पे हिंदू थे। हिंदू यहाँ पे जमींदार थे और मुसलमान क्या थे, तो यहाँ पे किसान के रूप में थे। यहाँ पे जमींदारों को अगर हम लोग देखें तो जेनमी कहा जाता था। जमींदारों को क्या कहा जाता था, जेनमी कहा जाता था। जेनमी जो थे ये जमींदार थे जो कि हिंदू थे और किसान मुसलमान थे। इन्हीं के बीच में ये संघर्ष जो है ये मुख्य रूप से शुरू हुआ था 1836 में। हालांकि इस समय ज्यादा ये विद्रोह जो है वो फला फूला नहीं, ज्यादा इसका विस्तार नहीं हुआ। इसका जो मुख्य विस्तार हुआ था ये चला था अगस्त से लेकर के और दिसंबर 1921 तक। ठीक है, 1921 में अगस्त से लेकर दिसंबर 1921 तक इस विद्रोह का नेतृत्व एक व्यक्ति किए थे और उस व्यक्ति का नाम था मुदलियार। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मुदलियार। मुदलियार जो है इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और मुदलियार जो है ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इसी समय भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसको हम लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के नेता थे मुदलियार। इन्होंने यहाँ पे किसानों को संगठित करके और जमींदारों के विरुद्ध इस विद्रोह को शुरू कर दिया। और सबसे प्रमुख बात अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह को काफी ज्यादा जो नेता जो थे भारतीय राजनीति में उस समय, जो कि काफी ज्यादा के जो चर्चित नेता थे, तो उनके द्वारा भी इस विद्रोह का बहुत ज्यादा जो है वो समर्थन किया गया था। और इस विद्रोह के समर्थक अगर नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे जो प्रमुख नाम है वो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी इस विद्रोह का जो है काफी ज्यादा समर्थन किया था। इसके बाद में अगला अगर इसमें नाम देखें इस कड़ी में तो उनका नाम था शौकत अली। ठीक है, शौकत अली। तो शौकत अली, महात्मा गांधी और इसके बाद में एक और थे जिनका नाम था मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। तो इन सभी ने इस विद्रोह का काफी ज्यादा जो है खुल करके समर्थन किया था। ये सबसे प्रमुख बात है, जिसके कारण स्थिति दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में खराब होती जा रही थी। और इससे परेशान होकर के अंग्रेजी जो सरकार थी, तो अंग्रेजी सरकार ने इस क्षेत्र में सैनिक शासन लागू कर दिया था। सैनिक शासन लागू कर दिया। और सैनिक शासन लागू करने के बाद में यहाँ पे लगातार जो है नेताओं की गिरफ्तारी की गई। और इस कड़ी में अगर हम लोग देखें जो प्रमुख गिरफ्तार होने वाले जो नेता लोग थे उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे प्रमुख जो नाम मिलता है वो है, सबसे पहला जो था वो था आपका यहाँ पे गोपाल मेनन। गोपाल मेनन। इसके बाद में आपका हो जाएगा माधवन नायर। माधवन नायर आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह में जो और जो नेता जो है वो जो गिरफ्तार हुए थे उसमें याकूब हसन। याकूब हसन। इसके बाद में अगर देखें तो और एक नेता थे जिनका नाम था मोइदीन कोया। तो इन सभी को इस विद्रोह, इस आंदोलन में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इस विद्रोह में गिरफ्तार किया गया था जिनको हम लोगों ने देखा। और सबसे एक प्रमुख बात जो आपको हम बता दें कि ये एक ऐसा विद्रोह था जिसको हिंदू विरोधी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है।
क्योंकि इसमें जो विद्रोही जो लोग थे, जो विद्रोही किसान थे और जो जमींदार थे, उन दोनों के धर्मों में परस्पर अंतर था। इसमें जो किसान थे वो मुस्लिम थे, जबकि जो जमींदार वर्ग था, जो जमींदार जो लोग थे वो लोग क्या थे, तो वो हिंदू थे। तो इसलिए धर्मों में अंतर के कारण भी इस विद्रोह को काफी ज्यादा जो है वो जाना जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोग इन सारी बातों को एक बार फिर से जो है पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका यहाँ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो। इसके बाद में अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको लगातार, हमको भी ये पता चले कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है और हम उस चीज़ का सलूशन आपको दे सकें। तो आप लोग के हम कमेंट का वेट करेंगे, आप लोग कमेंट करिए और पूरे अपने पढ़ाई को एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू।